हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का वीडियो ऐसा वीडियो है ना कि आपको दिल थाम कर देखना होगा, बिल्कुल शांत मन से आपको देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का सबसे अंतिम चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को चर्चा में लाने वाले हैं। चर्चा का मतलब है कि आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव को देखा जाएगा, सब्जेक्टिव को देखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही देखा जाएगा, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंस उसका पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंस होता है। और सभी मुख्य बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो जो होगा ना, वो आपके फाइनल एग्जाम जो 12 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। चलिए, सबसे पहले देखिए आप चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और अध्याय 7 है ये, और आपके भूगोल का चैप्टर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आएंगे पॉइंट पे, ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट में आप लोगों को आने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, वो याद रखिएगा, कैसे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे संचार के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो संचार के साधन में आपका रेडियो भी आता है, टेलीविज़न भी आता है, टेलीफोन भी आता है, मोबाइल फ़ोन भी आता है, ईमेल भी आता है, और समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी आती है। आप लोग को जरा सा भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, बात समझ में आया। ध्यान रखिएगा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को नॉलेज मिल जाए, जो एक जगह के बाद दूसरा जगह पहुंचा दे, वो आपका संचार के साधन में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो आयात निर्यात और व्यापार संतुलन इसका हिस्सा होता है। ठीक है, बात को समझ लीजिएगा आप लोग। बस इसमें यही दो बात है जो इसको आपको इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। ठीक है, चलो आओ आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है। 4 से 6 लाइन वाली सड़कें जो राज्य की राजधानियों को, याद रखिएगा, राजमार्ग जो होता है वो राज्य की राजधानियों को बड़े बड़े औद्योगिक नगरों, रेलवे जंक्शन तथा प्रमुख बंदरगाहों को मिलाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1,36,440 किलोमीटर है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं राज्य मार्ग। ठीक है, राज्य मार्ग में क्या होगा, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य मार्ग कहा जाता है। इसी को आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी। और इसकी कुल लंबाई है 1,76,818 किलोमीटर, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, पॉइंट है जिला सड़कें। जिला सड़कें किसको कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को जिला सड़कें कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 6,32,154 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कों की अगर बात करें हम, तो यह सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 45 लाख किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ पत्तन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा पत्तन क्या कहलाता है या क्या चीज़ में काम आता है। ये सब सिर्फ आपको एक बार पढ़कर जाना है। इससे होगा क्या कि अगर क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा तो फिर वहाँ पर आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कह रहा है कि मुंबई पत्तन, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन, देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन अगर पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन तो मुंबई। इस पत्तन का मुख्य आयातित वस्तुओं में खनिज तेल, उत्तम किस्म के कपास, नवीनतम मशीनरी एवं रसायन आदि है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, चमड़ा, तंबाकू, मैग्नीज आदि है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। नवाहा शेवा पत्तन, इस पत्तन का निर्माण का मुख्य उद्देश्य मुंबई पत्तन पर भीड़ भाड़ को कम करना था। बस ये जो मुंबई पत्तन था, यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भाड़ हो रहा था, ट्रैफिक हो रहा था, तो यहाँ से नेहावा शेवा जो पत्तन का निर्माण करवाया गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कोची पत्तन है, इसको देख लीजिए। कोची पत्तन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वेबनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। देखिए वेबनाथ कयाल, ध्यान रखिएगा, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कि मुहाने पर स्थित कोची एक प्राकृतिक क्या है, पोतसराय है। ये प्राकृतिक है, याद रखिएगा, कोची पत्तन क्या है, एक प्राकृतिक पोतसराय है ना। यहाँ से चाय, काजू, गिरी, रबड़, मछली, समुद्री आहार, कहवा, गरम मसाले का निर्यात, खनिज तेल एवं रासायनिक उर्वरकों का आयात किया जाता है। तो ये उतना डीप में नहीं जाएगा, बस इतना जान लीजिएगा ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये नेचुरल है। ओके, अब जितने भी पत्तन है सबका जो फर्स्ट लाइन है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कोलकाता के पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय ज्वारीय नदी पत्तन है। ये कोलकाता पत्तन जो है, इसके बारे में बस एक लाइन यही आपको ध्यान में रखना है कि ये अंतःस्थलीय ज्वारीय नदी पत्तन है। ठीक है,
उसके बाद हल्दिया पत्तन की अगर हम बात करें तो इसका विकास कोलकाता पत्तन से व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। बस व्यापारिक प्रेशर इस पर बन रहा था, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी तो हल्दिया पत्तन बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पारादीप पत्तन की, तो पारादीप पोतासराय महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये कहाँ है पारादीप? तो महानदी के डेल्टा पर है। ये उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसमें उड़ीसा से क्या, उड़ीसा का लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। ये मुख्य रूप से उड़ीसा को ही आयात निर्यात की सुविधाएं प्रदान करता है। यानी कि पारादीप पत्तन मुख्य रूप से किसको करता है, सुविधा देता है? तो उड़ीसा राज्य को देता है। ठीक है, मुख्य रूप से। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा सुरक्षित पत्तन है। याद रखिएगा ये लाइन को, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित पत्तन है ये। ठीक है, बस इतना ही इसको याद रखना है। उसके बाद आप आ जाइए चेन्नई पत्तन पे। चेन्नई पत्तन में क्या कह रहा है? ये तमिलनाडु के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा सुरक्षित पत्तन है। ये भी देख लीजिए, चेन्नई पत्तन भी है। ठीक है, ये चेन्नई हो गया, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पत्तन कौन है? पोर्ट बेलियर पत्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट बेलियर को देश का 13वें पत्तन के रूप में विकसित किया गया। पोर्ट बेलियर को कितना देश का 13वां पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आया? बस इसमें इतना ही, यही एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझ लेते हैं कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, बस फर्स्ट लाइन याद रखिएगा। ठीक है, आयात किसको कहते हैं? जब किसी दूसरे देश का सामान अपने देश में व्यापार के लिए आता है तो उसको हम लोग आयात कहा जाता है। बस समझ गए? दूसरा देश का सामान अपने देश में ला रहा है, बेचने के लिए ला रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आयात हो गया। निर्यात का मतलब क्या होता है? जब एक देश का सामान किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। मान लीजिए हमने एक गेंद बनाया, उस गेंद को हमने जाके बेचेंगे अमेरिका में, तो वो जो निर्यात हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका को कोई सामान हमारे देश में आएगा बिकने के लिए तो वो आयात हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए व्यापार संतुलन को समझ लीजिए। व्यापार संतुलन क्या होता है कि किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। बात समझ में? व्यापार संतुलन किसको कहते हैं? अब चलिए यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको आप लोगों को करना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ा है? मुंबई, नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर और सिल्लीगुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलचर और पोरबंदर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर गो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जेसीईआरटी का सवाल है ये, तो इसको आप लोगों को देख कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित परिवहन में से सुन लीजिए इस सवाल को, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिवहन में से कौन सा साधन वहनांतरण हानियों में देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या फिर जल परिवहन? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा इसका पाइपलाइन। क्या हो जाएगा बाबू? पाइपलाइन हो जाएगा। पाइपलाइन क्या करेगा? इसकी देरी को घटाता है। पाइपलाइन क्या करता है? देरी को घटा देता है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है, कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है उसको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा बाबू? महाराष्ट्र हो जाएगा जो नहीं जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ठीक है, अभी आपने पढ़ा था वहाँ पे विशाखापट्टनम था इसका आंसर, तो याद रखना है आप सभी को। कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 4 5 6 सवाल है यहाँ पे, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो भैया रेल साधन जो है भारत का प्रमुख साधन होता है, आप लोगों को पता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय, बाहरी। या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब भी करोगे तो दो देशों के बीच होगा, बाहर बाहर होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। हाँ, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, इसको आप लोग देख लेना। 30 शब्दों में आपको आंसर करना है। कह रहा सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताना है। सबसे पहला गुण में क्या लिखा है देखिए, सड़क उबड़ खाबड़, धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। ये पहला गुण है इसका। दूसरा गुण क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरा गुण में आपसे कहा है कि सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में कम खर्चीला है। बात समझ में? अगर व्यक्ति कम है, कम दूरी तय करना है तो भैया सड़क परिवहन कर लीजिए, खर्चा कम होगा।
उसके बाद आपसे कह रहा है, तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि सड़क परिवहन के माध्यम से घर घर सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है। यानी एकदम बस से आप जा रहे हो तो एकदम दरवाजे पर आप उतरोगे, है कि नहीं। तथा सामान उतारने चढ़ाने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है, रेल से ये कम पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट पॉइंट की, तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण कम खर्च आता है ना भाई। अब सड़कों का निर्माण में कहीं पे गड्ढा है ना, तो गड्ढे में बस घुस जाएगा, फिर आगे जाके निकल जाएगा, ठीक है, वहाँ पुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आप लोगों को। कह रहा है कि रेल यात्री तथा माल ढोने का प्रमुख साधन है। रेल जो है यात्री और माल ढोने का प्रमुख साधन है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। कह रहा है कि रेल परिवहन से कई तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे व्यापार, यात्रा तथा माल की ढुलाई। मतलब एक साथ होता है उसमें, देखो यात्री भी जा रहा है, बिजनेस भी हो रहा है और माल भी ढुला रहा है, ठीक है, सब काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में रेल देश की आर्थिक विकास को बढ़ाती है, ठीक है। दूसरा है रेल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, ठीक है। इस पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद है यहाँ पर जो मेन पॉइंट एक और है, कह रहा है रेल मैदानी क्षेत्रों की उच्च जनसंख्या के अनुकूल परिवहन का क्या है, साधन है। सीमांत सड़कों का महत्व आपको बताना है, ये भी सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है। तो सीमांत सड़कों का महत्व देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट है कि रक्षा की दृष्टि से सीमांत क्षेत्र देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, उसके सुरक्षा के लिए कह रहा है। उसके बाद है यहाँ पे दुर्गम क्षेत्रों पर पहुँचने के लिए ये सड़कें क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ये सड़कें देश की सीमा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, सीमांत सड़कें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, कह रहा है व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसका आंसर में। कह रहा है कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। देश के अंदर होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं और दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये बिल्कुल ही आसान था, आसान भाषा में आपको लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। इसको लेख की तरह पढ़ लीजिएगा 3 से 4 बार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसको तो बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं क्योंकि देश में लोगों, तकनीकी आदि का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। माल और वस्तुओं को परिवहन के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कठिन है। स्थल परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन तथा वायु परिवहन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही व्यक्ति के प्रतिदिन की जीवन रेखा को भी प्रभावित करती है। सड़क और रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी तथा स्थूल काय वस्तुओं को ढोने के अनुकूल है। वायु परिवहन भी वर्तमान समय में परिवहन का सबसे तीव्र, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित साधन है। यानी कि सबको पॉइंट पकड़ लीजिए, सबके बारे में 3 लाइन 4 लाइन लेख लिख देना है आपको। पहले पकड़ लीजिएगा जल परिवहन जो शिप वगैरह चलता है, फिर पकड़ लीजिएगा वायु परिवहन हवाई जहाज जो चलता है, फिर पकड़ लीजिएगा रेल परिवहन, फिर पकड़ लीजिएगा बस वाला। सबके बारे में 3-3 4-4 लाइन लिखिएगा, अपने क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके द्वारा अत्यधिक दुर्गम स्थानों को भी सुगम पूर्वक किया जा सकता है। किसके द्वारा, आरामदायक प्रतिष्ठित साधन इसके द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्न का आंसर आप जो है यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता देंगे आपको, और मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।